प्रथम दृष्टया देखने से जो चीज़ें हमें लगती हैं कि बहुत गलत हो रहा है, वो से इमोशन से आप हल नहीं कर सकते। आप बिल्कुल हार्ड फैक्ट से और कानून को देख करके समझ सकते हैं। सरकार कहेगी कि एनसीएलटी का फैसला है, एनसीएलटी को कोर्ट का पावर है और एनसीएलटी ने मेजॉरिटी ओपिनियन दे करके इस फैसले को किया है। और आप जैसे लोगों को बोलेंगे कि इनको तो कानून पर विश्वास नहीं है क्योंकि कानून बना था आईबीसी 2016 में, कहेंगे कानून पर विश्वास नहीं है। और जब कानून पर विश्वास नहीं है तो फिर ये लोग नया कानून बनाएंगे तो नया कानून विद प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ही चलेगा, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं चलेगा। पहले के फैसलों पर वो कानून लागू नहीं होगा। इसलिए इंडिया ब्लॉक के पार्टीज को अगर ये कहते हैं कोई, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को वो सही बात नहीं बताते, वो इमोशनली वे भी गलत तरीके से बात करते। हम समझे कि जो आईबीसी बना, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बना, वो क्रेडिटर के फायदे के लिए नहीं बना। वो बेसिकली इसलिए बना कि जो कंपनियां दिवालिया होती जा रही हैं उनको जितना जल्दी हो सके बहुत सिंपल प्रोसेस से दिवालिया घोषित कर दिया जाए और जो भी राशि क्रेडिटर्स की बचती है उसके एसेट्स वगैरह से बेच करके या किसी और अन्य को दे करके, जो दूसरी पार्टी हो सकती है उस पार्टी को दे करके वो राशि उसी से उसके एसेट का भी संचालन हो सके। तो मूलतः जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा, ये पूंजीवाद में पूंजीपतियों की मदद के लिए आईबीसी कानून बना, ये बाकी लोगों के लिए कानून नहीं बना। प्रस्तुत मामले की काफी विवेचना हुई है। थोड़ा मैं भी देख रहा था कि मामला क्या है, मुझे भी ताज्जुब हुआ। लेकिन हम समझें कि ये लोन क्या है, लोन किसने लिया। लोन दरअसल इंडिया बुल्स से एसएल ग्रुप ने लिया, और एसएल ग्रुप चूंकि जी इंटरटेनमेंट का पेरेंट बॉडी है, इसलिए सुभाष चंद्रा स्वाभाविक रूप से उसका बहुत बड़ा शेयर होल्डर है। तो सुभाष चंद्रा ने गारंटी दी थी उस लोन के रिपेमेंट का। वो लोन 45,000 रुपए का था, 45,000 करोड़ का था। उसमें से 43,000 करोड़ जमा हो चुका है। 2,000 करोड़ का मामला है, लेकिन चूंकि डिफॉल्ट हुआ तो उस 2,000 करोड़ को पेनाल्टी वगैरह और इंटरेस्ट जोड़ करके वो 22,000 के आसपास की रकम हो गई। अब महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें जो मेरी नजर में है वह एनसीएलटी के फैसले के बाद यह है कि सुभाष चंद्रा का जो नेट एसेट है वो लगभग 31-32 करोड़ का बताया गया, और बताया गया कि मात्र उसमें से 25 करोड़ उसका घर है। यानी उसके पास ये 6.5 करोड़ जो सेटलमेंट की बात कही गई है उससे कम का भी नकद राशि या लिक्विडिटी कह सकते हैं कि लिक्विडिटी उसके पास कम है। दूसरी बात इसमें ये आई कि ये जो बैंक्स हैं ये खुद अपने जाल में फंस गए। इसमें एक बैंक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने 2018 में इस सुभाष चंद्रा का जो कुल एसेट है, नेटवर्थ कहते हैं, कुल नेटवर्थ, उसने खुद 40,000 करोड़ उसने उसका नेटवर्थ निर्धारित किया था कि इतना उसका नेटवर्थ है। और अब जो स्थिति आ गई है कि उसके आधार पे उसने और लोन दिए होंगे, तो कैनरा बैंक ने लोन दिया हुआ है। अब इस मामले में जब तय हो गया कि जो नेटवर्थ है सुभाष चंद्रा का वो 32 करोड़ के आसपास है, तो कैनरा बैंक भविष्य में जितना लोन दिए था वो तो गया कताल खाने में। चुके तो आदमी दिवालिया घोषित इसी के माध्यम से हो गया। ये तो एनसीएलटी का जो फैसला है और ये पक्ष में इस्तेमाल करेगा कि देखिए इसमें एक आरपी होता है जिसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। उस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का काम यह है कि वो दोनों पक्षों के बीच बैठ करके सारा हिसाब किताब करता है। माना जाता है कि वह ईमानदारी पूर्वक करेगा। लेकिन उसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने सुभाष चंद्रा को फेवर कर दिया। तो कानून में ऐसा प्रावधान बना दिया गया है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ द जो क्रेडिटर्स हैं अगर वे किसी सेटलमेंट प्लान से सहमत हो जाएंगे तो वह मान लिया जाएगा। इसमें 80% जो मेजॉरिटी क्रेडिटर्स हैं जिनका स्टेक बहुत कम है, उन्होंने कहा कि 6.5 करोड़ बहुत है, भागते भूत लंगोटी भली, और अगर करेंगे तो इनके पास तो पैसा ही नहीं है, देंगे कहाँ से, स्वीकार कर लिया। लेकिन ये 80% कौन है, बड़ा महत्वपूर्ण है। कैसे कानून के लूपहोल का फायदा पूंजीपतियों को उठाने के लिए ये आईबीसी बनाया गया। ये हरियाणा के लोग हैं, 400 के आसपास के लोग हैं। और जो जब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, आपत्ति की गई लेंडर्स के द्वारा, जो 4-5 लेंडर एचडीएफसी है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, इसके अलावा ये कैनरा बैंक भी उसमें शामिल है और एक्सिस बैंक भी शामिल है, कि भाई ये लोग कौन है, पता कीजिए इनके बारे में।
हो सकता है ये जो है सो रिलेटेड पार्टीज हो। आईबीसी में कॉन्सेप्ट रिलेटेड पार्टीज का भी है, जो उसके अपने लोग हो सकते हैं, उसके अपने वे लोग हो सकते हैं, चूंकि तो पॉलिटिशियन इलेक्शन में लड़ता है, इसके ये वो लोग हो सकते हैं। तो लेकिन उससे कहा नहीं नहीं ये जेन्युइन लोग हैं और ये रिलेटेड पार्टीज के परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं, सब आईबीसी में डिफाइंड है। तो ये हरियाणा के लोगों ने जो इससे पूरी तरह से रिलेटेड लोग हैं और जिनके इस रिलेशनशिप को तय करने के लिए जो आरपी है, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, उसको कहा गया, उसने कह दिया कि नहीं नहीं ये सब कुछ ठीक है। दूसरी बात आई कि जिनका वर्थ बताया जा रहा मात्र 31 या 32 करोड़ और इतनी कंपनियों के मालिक हैं, इनमें इनका सबसे ज्यादा शेयर होल्डर है। तो इसने कह दिया कि देखिए ये सारी कंपनियां मैंने अपने परिवार में बंटवारा कर दिया है और मेरे हिस्से में कुछ उस तरीके से है नहीं जिसके आधार पर मैं कह सकूँ। आरपी ने मान लिया और एनसीएलटी ने उस आर्गुमेंट को मान लिया। तो कानून इसमें महत्वपूर्ण ये हो गया है कि किस प्रकार से जो पूंजीपति है और जिसका संबंध, जिसका रसूख, जैसा राय साहब कह रहे थे, सत्ता के साथ है। इसके जीवनी पे आई थी, कोई किताब आई थी, इसमें मोदी जी गए थे, इसकी चर्चा उन्होंने की। उसमें इसने जो भाषण दिया था बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा था कि मेरे पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में थे, मैं भी संघ की शाखाओं में जाता था और पौराणिक कथाओं को सुन करके मेरे अंदर देश प्रेम की भावनाएं उछाल मारती रहती थी। मतलब अपने को उसने घोषित किया कि महान देशभक्त है, और इस महान देशभक्त का एक काम है कि किस प्रकार से बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को चूना लगा रहा है। तो ये इशू बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते रहते हैं, वे स्वयं मसला आने पे अपनी देशभक्ति को इस प्रकार से इस्तेमाल कर लेते हैं कि वो देशद्रोह के रूप में साबित हो जाएगा। पर कहेंगे तो कोर्ट का फैसला है, हमारा तो फैसला है नहीं, क्योंकि प्राइमा फेसाई वो घोषित कर दे कि नहीं अब तो मैं बैंकरप्ट हूँ, तो जितने लोन और लिए हैं इस फैसले के बाद तो हवा हो जाएगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो कानून बने हुए हैं, अगर कोई नई सरकार आए तो इन कानूनों की समीक्षा करे। और जो क्रोनिक कैपिटलिज्म की बात प्रोफेसर साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि क्रोनिक कैपिटलिस्ट को बचाने के लिए अगर आईबीसी जैसा कानून बना हो कि इनको परेशानी नहीं हो, आम जनता की परेशानी के लिए बैंक वाले, देखिए हम लोग तो बिहार में सर्टिफिकेट केस कहा जाता है, बैंकों का बकाया जिन पर होता था उनके लिए हमारे यहाँ सर्टिफिकेट केस के रूप में आता था और उसके लिए आदेश किया जाता था, वो एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के रूप में वसूलने का हमारे यहाँ जो कानून है उसका है। उत्तर प्रदेश में भी यही है, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। और जब भी कुर्की होती है, सिविल जेल होता है, बहुत सारे लोगों को जेल भेज दिया जाता है जब वो पैसा नहीं लौटाते, और जेल में जो खर्चा होता है वो भी उन्हीं से वसूला जाता है। मैं एसडीओ था लॉन्ग बैक 1984 की बात में बता रहा हूँ, और एक व्यक्ति मेरे पास आए और वे एक मधुबनी जिले में एक झंझारपुर सब डिवीजन का मैं था, और वो आए और बहुत दुखी थे और रो रहे थे, उनके परिवार के लोग भी साथ में थे। मैंने कहा क्या मामला है? बोले मुझको कोऑपरेटिव बैंक वालों ने पकड़ के जेल में डाल दिया था और मैं वहां से किसी प्रकार से कर्जा लेकर के, कुछ उनका था और कर्जा लेकर के मैंने चुकता किया, मैं भाई आया हुआ हूँ हुजूर, और बाकी है, मैं कैसे दे पाऊंगा? हमने कहा अरे क्या मामला है? मैंने सुना उनसे, पता चला सर्टिफिकेट केस उन पर हुआ था। फिर मैंने बात की अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, मैंने कहा गरीबों को सताया जा रहा है, और तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हस्तक्षेप किया, और हस्तक्षेप किया तो बाकी जो उनको फिर जाना था सिविल जेल में उन्हें बचाया गया। लेकिन कानून तो वही है। कानून में मेरी जानकारी में जब तक मैं सेवा में था कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि बैंक अगर आनंद प्रकाश तिवारी को या मुझे कोई पैसा देते हैं किसान के रूप में, तो वे बिल्कुल वसूलने के लिए जब्ती, कुर्की और जेल भेजने तक का प्रावधान है। सुभाष चंद्रा को दिवालिया घोषित करने के लिए, अडानी और अंबानी को अगर दिवालिया घोषित किया जा सकेगा तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अगर वो कह दें कि हम क्या करें, हमारे पास तो बस है ही नहीं कुछ और हम कैसे बैंकों को लौटाएंगे, तो उनको दिवालिया इससे घोषित किया जा सकता है और वो बच जाएंगे। तो जो कानून बनाए जाते हैं, अगर कानून पूंजीपतियों के फायदे के लिए बनाए जाते हैं और गरीबों के खिलाफ बनाए जाते हैं, तो इशू ये है, इशू ये अमाउंट का उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इशू ये है कि साहब अगर आप अपने को देशभक्त संगठन से जुड़ा हुआ बात मानते हैं और दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते हैं और खुद देशद्रोह का काम करते हैं, यह भयानक स्थिति है और इसका राजनीतिक रूप से बताया जाना चाहिए लोगों को। और आपके इस मंच से चीजों को
डिस्कस करके बताया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। बट कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं हम जब आएंगे, जैसा कि सुनीलम जी की इच्छा है और अच्छी इच्छा है, लेकिन वो इच्छा तो इच्छा रह सकती है कि वसूलेंगे, कोई नहीं वसूल सकता, क्योंकि तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोई भी आप कानून लागू नहीं कर सकते। तो मित्रों, मुझे लगता है कि हमें ये समझना चाहिए कि जो कानून बना है वो कानून किसके फायदे के लिए है और किसके नुकसान के लिए कानून बने हुए हैं। उन कानूनों की हमें समीक्षा करके ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो गरीबों के खिलाफ है तो उससे गरीबों के खिलाफ नहीं होने दिया जाए, और जो धनिकों के पक्ष में है उसको संतुलित करने का प्रयास किया जाए। क्योंकि राइट विंग की गवर्नमेंट है, और जो राइट विंग की गवर्नमेंट तो खुलेआम पूंजीपतियों के पक्ष में है। निजीकरण किया जा रहा है, स्पेस का निजीकरण हो गया, डिफेंस सेक्टर का निजीकरण हो गया। जब हम अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में मिनिस्टर माइंस में थे, उस समय इस तरह की बात नहीं थी, वो कोशिश कर रहे थे। बट अब तो खुलेआम सारे सेक्टर्स को, जो पहले माना जाता था कि ये सेक्टर निजी क्षेत्रों को नहीं दिया जाएगा, वो खोला जा रहा है, और वो एफडीआई के लिए खोला जा रहा है। तो देश को गुलाम होते बहुत देर नहीं लगने जा रही है, यह सबसे बड़ा खतरा है। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ एक महान महाकवि हुए हैं, और हम तो उन्हें सबसे बड़ा दार्शनिक भी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास। उन्होंने एक मंत्र दिया, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तो इस पूरे सिस्टम में है कि उसके उस मंत्र का जाप करते, उस मंत्र को सिद्ध करते हुए आप सामर्थ्यवान बनिए। सामर्थ्यवान बन के एक मकड़ी का जाला बुनिए अपने इर्द गिर्द, और उसमें अपने तरीके की सारी चीजों को, जो भी जीव जंतु आते हैं तुम्हारे शिकार करने लायक, सबको उसमें फंसाते जाइए, सबको चूसते जाइए, और आप एकदम इत्मीनान से इंजॉय कीजिए। हाँ, अगर आपके ऊपर खतरा तभी होगा जब आपके जाल में से ही आपके लिए कोई 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 ऐसा प्राणी उसमें फंस जाएगा जो कि आपको भी निगलने की कोशिश करेगा। तो उसी तरीके से हमारा पूरा पूरा कैपिटलिज्म है, हमारा क्रोनी कैपिटलिज्म है, हमारी पूरी पूरी व्यवस्था है। इसमें लोग मकड़ी का जाला बुनते हैं और उसमें शिकार करते हैं आम आदमी का, आम जनता का। और भारत में तो 143 करोड़ जनता का उसमें विधिवत शिकार किया जाता है, और आप केवल यहाँ बैठ करके हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं, क्योंकि सरकार में भी यही लोग आते हैं, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, और उस सूत्र का पालन करते हुए सामर्थ्यवान लोग जो हैं वही वहां तक पहुंचते हैं, वही लोग कानून बना सकते हैं, वही लोग उनके लिए भी कानून बनाते हैं जिनका उन्हें शोषण करना है, वही लोग उनके लिए भी कानून बनाते हैं जिनको शोषण करना है। तो ऐसी हालत में आने वाले दिनों में अब देखते हैं। इस बीच और जाहिर सी बात है कि सबके लिए एक ही सूत्र दिया जाता है, आंदोलन आंदोलन आंदोलन। सड़क पर उतर करके आप आंदोलन करिए, आप आंदोलन करते रहिए। अब उस आंदोलन के बाद उसका क्या परिणाम होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, फिर कौन सत्ता में आएगा, फिर वो किसके लिए कानून बनाएगा, एक लंबी प्रक्रिया के तहत हम लोग चलते रहेंगे। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सच तो यही है कि अमीरों का के लिए लूट का पूरा रास्ता खुला रहेगा, और ये गरीबों को अपना लूटा जाता रहेगा। ये गरीब कब सामर्थ्यवान हो पाएंगे, सामर्थ्यवान बन के ये इतनी सामर्थ्य हासिल कर लेंगे कि ये अपने लिए कुछ कानून बना सकें, अपने हित में कुछ क्रियान्वयन करा सकें। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने तिवाना जी, के राय साहब और व्यास जी, और डॉक्टर सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग फिर एक नए विषय के साथ आप लोग सामने